आइए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। ठीक, मतलब अगर 10 बार आपके पेपर होंगे तो उसमें से 6 से 7 बार ये कंसेप्ट इस चैप्टर में से जरूर आता है। ठीक, अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है, इसको समझने से पहले हम एक चीज पर बात करते हैं बेटा। देखिए, मैंने आपको बोला था कि जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए बेटा, एक मशीन चाहिए और एक लेबर। जिसमें हमने बात करी थी, जो मशीन जो होता है, जो मशीन होती है वो फिक्स होती है। ठीक, मतलब मशीन फिक्स रहेगी और लेबर को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे। अब आप सोचिए दिमाग में कि हम लोग मशीन को क्यों नहीं बढ़ा सकते, हम लेबर को क्यों बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा तो हम लोग मशीन भी सकते हैं चाहे तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना बेटा, ये शॉर्ट रन कंसेप्ट है। शॉर्ट रन कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ओनली लेबर बढ़ा सकते हो, आप मशीन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप बहुत छोटे समय में प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक, बढ़ा तो हम मशीन भी सकते हैं, लेकिन जो इतने पैसे बेटा शॉर्ट रन में हमारे पास नहीं होते, थोड़े समय पे हम करोड़ों रुपए हमारे पास नहीं हो सकते, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक ही चारा है कि हम लोग लेबर को बढ़ाएं। ठीक, इसलिए हम लोग मशीन को फिक्स रखेंगे और लेबर को लगातार हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को एक चीज समझिए, देखिए हर चीज का दूसरी चीज के साथ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, देखिए क्योंकि कोई भी चीज हो उसके अंदर 3 स्टेट्स होती हैं बेटा। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा एक ऑटो में कितने लोग बैठ सकते हैं, 3, बड़े आराम से। ठीक, अगर एडजस्टमेंट की बात करूं तो कितने हो सकते हैं, 4, बीच बीच के बैठेंगे। लेकिन अगर आप 5 बिठा दो या 4 से ऊपर बिठा दो तो कॉम्बिनेशन बहुत बिगड़ जाएगा, एक बाहर ही मिलेगा भाई तुम्हें, है ना। तो कहने का मतलब होता है बेटा, जैसे एक क्लास के अंदर एक टीचर कितने बच्चों को आराम से पढ़ा सकता है, मेरे ख्याल से 20 बच्चे बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। मतलब टीचर का कॉम्बिनेशन है एक टीचर और 20 स्टूडेंट्स, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक टीचर 30 स्टूडेंट, एडजस्टमेंट वाला है, मतलब एडजस्ट हो सकते हैं 30 बच्चे। लेकिन तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, एक टीचर अगर 30 से ऊपर बच्चों को पढ़ाता है फिर कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है ना। तो इसी तरह बेटा कहने का मतलब यहां पर भी आपको 3 स्टेज दिख रही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेज आपको दिख रही हैं। अब देखो मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखो एक मशीन है, मशीन आपके पास बेटा एक ही है, आप लेबर को लगातार बढ़ा रहे हो, लेबर को आप लगातार बढ़ा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 3 स्टेज दिख रही हैं। तो यहां पर भी मैं आपको मान सकता हूं कि जो मशीन जो होती है ना बेटा, मशीन का एक तो लेबर के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, एक एडजस्टमेंट वाला कॉम्बिनेशन होता है और एक एडजस्टमेंट से बाहर। मान के चलो, मैं ये मान के चलता हूं कि एक मशीन के साथ मुझे 3 लेबर चाहिए, 3 लेबर चाहिए, मतलब 3 लेबर जरूरी है एक मशीन के साथ। ठीक, वो चाहिए ही चाहिए। ठीक, और 7 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, 7 लेबर क्या हो सकते हैं बेटा, एडजस्ट हो सकते हैं। एडजस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एडजस्ट हो सकते हैं वो। अच्छा, अगर अगर आप 7 से ज्यादा लेबरों को अगर आप रखते हैं, 7 से ज्यादा लेबर रखते हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। हम इस थ्योरी पर बात करते हैं। ठीक, तो अब हुआ क्या, देखिए यहां पर इसको ऐसे समझिए, इस कंसेप्ट को देखिए, एक मशीन एक लेबर, मतलब मशीन पर मैंने पहला लेबर लगाया तो प्रोडक्शन कितना हुआ, 2, 2 चीज बनी। कितनी चीज बनी, 2। ठीक, ठीक, टीपी और एपी को अभी आप नहीं देखें, आप ओनली देखें बेटा एमपी को। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने उसी मशीन पर एक लेबर और लग दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार मशीन एक लेबर, एक बंदा और चाहिए लेबर, तो मैंने एक लेबर और लगा दी, तो प्रोडक्शन क्या हुआ, 3। मतलब पहले लेबर ने 2 चीज बनाई, दूसरे लेबर ने 3 चीज बनाई। इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई जरूरत थी, एक मशीन पे एक लेबर लग रहा था तो कम प्रोडक्शन होता 2, लेकिन दूसरा लगाया तो 3 हुआ, मतलब 3 प्रोडक्शन हुआ। जब तीसरा लगाया तो प्रोडक्शन 4 हुआ, क्यों, क्योंकि भाई एक मशीन के साथ 3 लेबर तो चाहिए ही चाहिए थे मुझे। कितने लेबर चाहिए थे, 3, लेकिन लगा कितना रहा था अभी, 1, तो कम प्रोडक्शन हुआ, 2 3, तीसरा लगाया तो 4। ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेज। कौन सी स्टेज,
फर्स्ट स्टेज। अब देखो टीपी कैसे निकालेंगे यहां से हम लोग, चलो यही समझो पहले। एमपी हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बेटा ये था बेस्ट कॉम्बिनेशन। मैंने कहा था एक मशीन पर बेटा कितने लेबर चाहिए थे, एक मशीन पर मुझे 3 लेबर चाहिए ही चाहिए थे। तो ठीक है, मैंने जब 3 लेबर लगाए तो मेरे को प्रोडक्शन जो है इंक्रीमेंट वाला मिला, एक तरीके से फायदा हुआ, मतलब है ना। एमपी का मतलब बेटा एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया। ठीक है, चलो जी, मैंने चौथा और लगा दिया, 3 लेबर थे, चौथा और लगा दिया। तो चौथे लेबर ने, तीसरे लेबर ने बनाई थी 3 चीज, 4, और लेकिन चौथे लेबर ने चीज बनाई कितनी, 3। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बेटा बेस्ट जो कॉम्बिनेशन था उससे ऊपर बढ़ रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग मशीन को तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मशीन फिक्स है, क्योंकि मशीन करोड़ों की आती है और प्रोडक्शन हम शॉर्ट रन में कर रहे हैं। इसलिए हम लोग किसको बढ़ाएंगे बेटा, ओनली लेबर को बढ़ाएंगे। तो लेबर को हम लोग जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन के बाद लेबर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ने की जगह घटता है। मतलब जो अगला जो लेबर है वो प्रोडक्शन 3 लेबर, तीसरा लेबर 4 चीज बना रहा था, चौथा लेबर प्रोडक्शन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम बेस्ट कॉम्बिनेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब 5वां लेबर लगाया हमने तो प्रोडक्शन, चौथे लेबर ने किया 3 प्रोडक्शन, 5वें ने किया 2। फिर हमने छठा लगाया, छठे ने 1 किया, 7वें ने किया 0। क्यों? कारण ये था कि 7 लेबर की जरूरत थी और 7 लेबर ही जो है उस पर बेस्ट एडजस्ट हो सकते थे। मतलब मैक्सिमम 7 लेबर ही लग सकते थे भाई, इससे ऊपर नहीं लग सकते। अब क्या हुआ, हमने 8वां और लगा लिया लेबर। तो 8वां लेबर लगाने के बाद देखो प्रोडक्शन माइनस में जा रहा है। माइनस का मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे समझो भाई। एक किचन में मान के चलो एक लेडीज की जरूरत होती है, चलो लग गई। दूसरी जो हमारी बहनें देख रही हैं ये बहुत अच्छे से समझेंगी इस कंसेप्ट को। भाई एक मशीन पर एक किचन में एक लेडीज लगी हुई है काम पर, चलो ठीक है हो जाएगा, 2 एडजस्ट हो जाएंगी। तीसरी आएगी तो क्या करेगी, सीधी सी बात है वो किसी को काम नहीं करने देगी, वो क्या करेगी, इधर की उधर करेगी, उधर की इधर करेगी। तो क्या हुआ, वो जो 2 बंदे काम कर रहे थे उनको भी परेशान करेगी। तो इसीलिए 8वां जब हमने लेबर लगाया तो भैया वो अपना, समझ रहे हो ना, खेनी एनी में लग गया, इधर की बातें करने लग गया, क्योंकि उसका काम तो कुछ है नहीं, जरूरत 7 तक की थी, मैक्सिमम 7 बंदे काम कर सकते थे। तो हमारा प्रोडक्शन बेटा किस में चले गया, माइनस में। जो उसने प्रोडक्शन किया माइनस में, मतलब है ना। तो अब ये एमपी आपने देखा, ठीक। अब यहां से बेटा आप लोग टीपी निकालो। देखो जब आप इस टेबल को बनाओगे तो एमपी याद रखने, देखो एमपी से याद रखा। अब एमपी से आप लोग टीपी निकालिए, ठीक। एक ने 2 बनाई, दूसरे ने 3 बनाई, दोनों ने मिलकर बना 5 बनाई। एक ने 2, 2 ने 3, 3 ने 4, तीनों ने मिलकर 9। इस तरह से करके हमने इनको जोड़ते चले गए। जैसे इनको जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये होता है बेटा कि टीपी और एमपी को देखो आप, एपी मत देखो, एपी फिलहाल मत देखो, टीपी और एमपी को देखो। ठीक, अब हुआ क्या, हमने एक कंसेप्ट यहाँ पर लिखा है बेटा, नाम रिटर्न टू ए फैक्टर। रिटर्न टू ए फैक्टर, ये रिटर्न टू ए फैक्टर क्या होता है, देखो शॉर्ट रन में इसकी डेफिनेशन समझो। शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन का मतलब कम समय में, जब हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो हमारी मजबूरी होती है कि हम एक फैक्टर को फिक्स रखेंगे और दूसरे को लगातार हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामने 3 स्टेज आती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, सेकंड को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, थर्ड को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। फिर से समझिए, शॉर्ट रन में जब हम लोग एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं, एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं और दूसरे को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, है ना, तो हमारे पास 3 स्टेट्स आती हैं जिनको हम बोलते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर, जिसमें फर्स्ट होती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, दूसरे में डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, थर्ड में नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। अगर हम इन तीनों स्टेट्स को अगर एक जगह रखकर बात करें तो एक नया लॉ बनता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में काम करता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ध्यान से सुनिए बेटा, शॉर्ट रन में काम करता है। ये बताता है कि जब एक प्रोडक्शन करने वाला शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर को फिक्स रखता है, क्योंकि मजबूरी है, मशीन को रखना पड़ेगा, क्योंकि हम मशीन नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट रन में, और लेबर को लगातार हम लोग बढ़ाते हैं, तो पहले प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर ये समझिए इंक्रीजिंग रेट से रिटर्न क्या होता है, देखो 2 5 9,
बढ़ ये भी रहा है 12 14 15 15, बढ़ ये भी रहा है। देखो 2 से 5 कितना बढ़ा 3, 2 से 5 कितना बढ़ा 3। अब 5 से 9 कितना बड़ा डिफरेंस कितना आ रहा है 4। ये फर्स्ट स्टेज का हो गया इंक्रीज, इसको बोलते हैं बेटा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना। ठीक, जहां पर बढ़ तो रहा है 2 से 5 3 बढ़ा, 5 से 9 4 बढ़ा। दूसरा होता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने का मतलब होता है 12 है, 12 से 9 से 12, 9 से 12 कितना बढ़ा 3। भाई डिफरेंस तो 3 ही का आ रहा है फायदा। अब 12 से 14 कितना बढ़ा 2 बढ़ा, डिफरेंस कितना आया 2 का आया। 14 से 15 कितना बढ़ा 1 बढ़ा। तो कहने का मतलब आप लोग समझिए कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, ठीक, इस ये क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेज होती है। मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं आपको। इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर क्या होती है, फर्स्ट स्टेज पेपर में आई इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर क्या होता है, तो आप बताना कि जब एक फैक्टर को फिक्स रखकर दूसरे फैक्टर को लगातार हम लोग बढ़ाते जाते हैं, मतलब फिक्स को फिक्स रखकर वेरिएबल को लगातार बढ़ाते हैं, तो पहले जो टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, और एमपीबी क्या होता है इसके अंदर बढ़ता है। इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है और एमपीबी क्या होता है इसको बढ़ता है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। इंक्रीजिंग का मतलब जहां पर इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, फायदा हो रहा हो, ठीक है, टीपी में भी और एमपी में भी। ठीक, सेकंड है डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। डिमिनिशिंग का मतलब जहां पर इंक्रीज तो हो रहा हो। अब इसकी डेफिनेशन हो डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको समझा रहा हूं और आप बुक में से कहीं भी पढ़े या नोट्स में से कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सबको समझ में आएगा। ठीक, अब डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर क्या होता है बेटा, जब एक फैक्टर को फिक्स रखकर और दूसरे को हम लोग लगातार बढ़ाते हैं, मतलब एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के बाद और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन कितना था 3 लेबर बेस्ट कॉम्बिनेशन था अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक, अब 3 से ज्यादा, ठीक है, हम लगातार बढ़ा रहे हैं क्योंकि मशीन फिक्स है और लेबर को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है, हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। डिमिनिशिंग इसीलिए बोला गया, डिमिनिशिंग बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और हमारा एमपी भी क्या हो रहा है यहाँ पर घट रहा है। ये कौन सी स्टेज है, सेकंड। अब थर्ड स्टेज को बोला गया नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। नेगेटिव का मतलब जहां पर प्रोडक्शन बढ़ने तो छोड़ो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये थर्ड स्टेज है। ठीक, देखो यहाँ 14 हो गया और यहाँ पर 7 से कितना हो गया, ये सॉरी 14 हो गया और ये क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, तो थर्ड नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, जब शॉर्ट रन में हम एक फैक्टर को फिक्स रखकर और जरूरत से ज्यादा इस पर ध्यान देंगे, जरूरत से ज्यादा, ठीक है, या मतलब एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब एक एडजस्टमेंट कॉम्बिनेशन वाले के बाद भी अगर लेबर को लगातार बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन एमपी हमारा नेगेटिव में चला जाता है और टीपी हमारा घटना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। ठीक, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होगा, फिर से समझ लीजिए बेटा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के अंदर लागू होता है। ये हमें बताता है कि जब हम एक फैक्टर को फिक्स रखकर दूसरे फैक्टर को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं तो टीपी में जो चेंजेस आते हैं, टीपी में जो चेंजेस आते हैं उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। और जो टीपी में चेंजेस आते हैं उनको 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। जरा ध्यान रखना, जहां तक एमपी बढ़ रहा है, जहां तक एमपी बढ़ रहा है बेटा वो फर्स्ट स्टेज है। ठीक, जहां पर एमपी मतलब घट रहा है, जहां पर एमपी घट रहा है, जहां तक घट रहा है वो सेकंड स्टेज है। जहां पर एमपी नेगेटिव हो गया वो वहां से थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, तो तुम्हें टेबल बनानी है। अब टेबल बनाना बड़ा सिंपल है, आपने ये बेटा एमपी जो है, ये वाला जो एमपी है, ये इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, 2 3 4 3 2 1 0 -1, ये याद हो गया आपको। और याद रखना बेटा स्टार्टिंग का हमेशा ही बराबर होता है, ये भी, ये और ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। फिर क्या होगा, यहाँ से आप इस एमपी से ये निकाल लीजिए, कैसे, इसको जोड़ के, इनको जोड़ के, मतलब यहाँ तक आपने जोड़ा तो ये निकल गया, यहाँ तक जोड़ा तो ये निकल गया, मतलब अगर ये निकालना है तो इसके सामने के सारे जोड़ दो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप चाहें तो एपी का भी कंसेप्ट समझ ही लीजिए जब लिख रखा है तो देखिए एपी कैसे निकालते हैं। एपी निकालते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, टीपी अपॉन में एल, टीपी अपॉन में एल, टीपी अपॉन में एल, टीपी अपॉन मतलब 9/3, 3 12/4, 3 14 बट्टे में 5, 2.8। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया, शॉर्ट रन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया।
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर के अंदर क्या होता है, तो और बता देता हूँ, समझो जरा, ध्यान से समझ लो प्लीज, प्लीज ध्यान से समझो कि देखो यहाँ पर एमपी भी बढ़ रहा है और टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है और एपी भी बढ़ रहा है, मतलब तीनों बढ़ रहे हैं, टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है। टीपी कौन सी रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना, 2 से 5 3, 5 से 9 4। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशंस के अंदर क्या होता है, सेकंड कंडीशन के अंदर बेटा एमपी घट रहा है, एमपी घट रहा है, टीपी बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है, लेकिन कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से, ध्यान रखना, डिक्रीजिंग रेट से, यहाँ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, यहाँ डिक्रीजिंग रेट से, लेकिन एमपी यहाँ एपी यहाँ पर घटना शुरू हो जाता है, तो सेकंड स्टेज में एमपी घटता है, टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है और एमपी क्या होता है, एपी सॉरी घटता है, ठीक है, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है बेटा, थर्ड स्टेज के अंदर एमपी नेगेटिव हो गया, एमपी नेगेटिव हो गया, टीपी घटना शुरू हो गया, घटना कैसे, क्योंकि 15 था, 15 से 14 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये एपी बहुत तेज गति से घटना शुरू हो गया, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में, ठीक। आइए बच्चों, देखिए अब हम लोग ना बेटा ये टेबल की बात करी, तो टेबल के साथ साथ हमें बेटा ये डायग्राम भी जरूर आना चाहिए, ठीक। तो ये डायग्राम बना कैसे है, जो मैंने यहाँ पर साइड में बनाया है, इस डायग्राम को जो बना है वो आप ऐसे देखेंगे बेटा, देखो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने इस तरह का पहले यहाँ पर एक एक्सिस बनाया 0 y x, ठीक। इसके बाद बेटा मैंने इस तरह से करके ये बनाया, ये है बेटा आपका टीपी। अब जहां पर ये मैक्सिमम है, जहां पर ये मैक्सिमम बेटा, वहां से आप इस तरह से करके नीचे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आप ये खींचेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपने क्या करा बेटा, यहां से इस तरह से करके आपने ऐसे किया, ये आपका हो गया एमपी, ठीक है, मतलब ये इस तरह से यू बनाना है। अब देखो इसके अंदर 3 स्टेज आपको दिख रही है बेटा, एक जहां पर ये मैक्सिमम है, ध्यान रखिए, जहां पर ये मैक्सिमम है, कहा, जो हमने नीचे से लाइन खींची, जहां से ये मैक्सिमम है, यहां से बेटा आप इस तरह से करके ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। इसके अंदर 3 स्टेज थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो बेटा इसके अंदर भी 3 स्टेज हैं, ये है फर्स्ट, ठीक है, और ये है कौन सी, सेकंड, और ये कौन सी है बेटा, थर्ड। तो फर्स्ट स्टेज बताती है, फर्स्ट स्टेज क्या बताती है बेटा, कि फर्स्ट स्टेज में देखो, आप देखो टीपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, मतलब जहां तक एमपी बढ़ रहा है वो कौन सी स्टेज हो गई, फर्स्ट, यहां तक एमपी बढ़ रहा है, और जहां से एमपी घटना शुरू हो जाए, देखो यहां से घटना शुरू हो रहा है, तो ये कौन सी स्टेज हो गई बेटा, सेकंड हो गई, और जहां से एमपी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जब इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कोई चीज नीचे चले जाती है तो यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ से थर्ड स्टेज, तो देखो फर्स्ट स्टेज में एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है, सॉरी टीपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज में एमपी घट रहा है और टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है ऊपर की तरफ को, और यहाँ से इसकी जो बढ़ने की दर है वो बहुत थोड़ी धीमी हो गई, ठीक। और यहाँ पर थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव और टीपी घटना शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देंगे टीपी और एमपी। तो आपको पेपर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है, तो आप ये टेबल बनाएंगे और डायग्राम बनाएंगे, बेसिकली 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो 1.5 नंबर की आपकी ये हो गई टेबल, 1.5 नंबर की आपकी डायग्राम हो गया, और 1.5 नंबर का आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे टीपी एमपी में रिलेशन और एमपी और एपी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बेटा रिलेशन इन टीपी एंड एमपी। देखो आपसे पेपर में पूछ सकता है टीपी और एमपी में क्या रिलेशन होता है। देखो अगर आपको ये टेबल अच्छी तरह याद है, अगर आपने अच्छी तरह ये टेबल अपने दिमाग में बेटा सेट कर लिया, तो फिर ये बहुत आसान है आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये अब लिख के बता रहा हूं मैं आपको। देखो पहला रिलेशन, 4 रिलेशन आने चाहिए, मैंने यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला रिलेशन कह रहा है कि व्हेन एमपी इंक्रीजेस, जब एमपी इंक्रीज करता है, कहां तक इंक्रीज कर रहा है, 2 3 4 यहां तक, ठीक है। तो जब एमपी इंक्रीज करता है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है ना, इंक्रीजिंग रेट से बताया था ना,
2 से 5 3 बड़ा, 5 से 4 9 बड़ा। ठीक, फर्स्ट। दूसरा रिलेशन है कि कह रहा है कि जब एमपी डिक्रीज करता है, एमपी डिक्रीज करता है तो टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। कर रहा है ना, देखो 9 से 12 3 बड़ा, 12 से 14 2 बड़ा, 14 से 15 1 बड़ा। ठीक, फर्स्ट क्या था, जब एमपी इंक्रीज करता है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। सेकंड क्या है कि जब एमपी घटता है तो टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। 2 हो गए। तीसरा क्या था कि जब एमपी 0 है तो टीपी उस समय क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। जब व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम, टीपी मैक्सिमम होता है। चौथा क्या है कि जब एमपी नेगेटिव होता है, एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी स्टार्टेड डिक्रीजिंग, टीपी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको डायग्राम में समझना हो तो डायग्राम में समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जब एमपी इंक्रीज, टीपी इंक्रीज कर रहा है, एमपी इंक्रीज कर रहा है, देखो कहां तक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। कह रहा है कि जब एमपी इंक्रीज करता है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, यहाँ तक। जब एमपी डिक्रीज करता है तो टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। जब एमपी 0 होता है तो टीपी उस समय मैक्सिमम होता है, और जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी स्टार्टेड डिक्रीजिंग, यहाँ से डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अब ये जो लास्ट कंसेप्ट है जो 5वां लिखा है, बोथ एमपी एंड टीपी शेप आर ऑफ इनवर्स यू, इसका मतलब आप लोग समझिए। देखिए इनवर्स यू, देखिए यू होता है ऐसा, है ना, और इनवर्स यू कैसा होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ये इनवर्स यू है बेटा। देखो ऐसे शेप बन रही है ना, तो ये इनवर्स यू होता है। यू का मतलब इकोनॉमिक्स में जिसमें 3 स्टेज हो। ठीक, 3 स्टेज का मतलब जहां पर कोई चीज पहले बढ़ रही हो, जैसे यहां तक बढ़ रही है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गई, और उसके बाद यहां से घटना शुरू हो गई है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, तो टीपी और एमपी किस शेप के होते हैं, पेपर में आ जाए तो आप बताएंगे इनवर्स यू शेप के। अच्छा, पेपर में आपसे पूछे क्यों होते हैं, ठीक, क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि पहले प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, और उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे अभी हमने इस केस के बीच में रिलेशंस की बात करी, अब हम बात करेंगे एमपी और एपी के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बेटा रिलेशन इज एमपी एंड एपी। एमपी और एपी में क्या रिलेशन होता है, देखो यहां से आप लोग समझिए। देखिए पहला रिलेशन देखिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ है, बाकी आप पढ़ लेना, मैं यही समझा रहा हूं आपको कि जब एमपी और एपी बढ़ते हैं तो कौन ज्यादा है, देखो 2 3 4 2 2.5 और 3, जब ये बढ़ रहे हैं तो कौन ज्यादा बढ़ रहा है, ये। तो सीधी सी बात है, पहला कंसेप्ट है कि जब एमपी और एपी बढ़ते हैं तो एमपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, मतलब एमपी ज्यादा होता है। व्हेन एमपी एंड एपी इंक्रीजेस एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ठीक, जब बढ़ते हैं तो ये ज्यादा होता है इससे, पहला। दूसरा, जब ये घटते हैं तो ये ज्यादा होता है, एपी ज्यादा होता है किससे, एमपी से। ठीक है, तीसरा रिलेशन क्या है, कह रहा है व्हेन एपी इज मैक्सिमम देन एपी इज इक्वल टू एमपी। जब एपी मैक्सिमम होता है, देखो एपी मैक्सिमम कहाँ है, एपी मैक्सिमम ये रहा, क्योंकि इसके बाद मैक्सिमम तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर इसलिए क्योंकि इसके बाद ये घट रहा है बेटा, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम माना गया 3। ठीक है, तो कह रहा है व्हेन एपी इज मैक्सिमम देन एपी इज इक्वल टू एमपी, एपी और एमपी एक दूसरे के बराबर है। 3 रिलेशंस हो गए। चौथा रिलेशंस लिखा हुआ है कि एपी एंड एमपी आर ऑफ इनवर्स यू शेप। अब देखो इसका डायग्राम, ये हमने थ्योरेटिकल तो यहाँ से समझा, लेकिन अगर हम डायग्रामटिकल इसको समझे तो कैसे समझेंगे, देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम कैसे बना हुआ है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने ऐसे बनाया 0 y x, देखिए कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है इसको। ये बेटा ये हो गया आपका एपी, ये ध्यान रखना, ये एपी है। एपी मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ देखो कहाँ पर है एपी मैक्सिमम, एपी मैक्सिमम बेटा यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद से घट रहा है, तो हम एक काम करेंगे बेटा, ऊपर से एमपी लेके हुए आएंगे, और जहां से ये मैक्सिमम है, जहां से ये मैक्सिमम है, इस तरह से ऐसे छेदते हुए इसको नीचे ले जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक, कैसे, जहां ये मैक्सिमम है एपी, वहां से ऊपर से एमपी उसको काटता हुआ निकल, ये एमपी हो गया आपका। तो पहला रिलेशन देखो कि जब ये दोनों बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो कौन जाता है, एमपी ज्यादा है किससे, एपी से। और जब ये घट रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं, देखो ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है, तो एपी ज्यादा है किससे बेटा, एमपी से।
है ना। और सीधी सी बात है, एक रिलेशन और है यहाँ पर, अगर आपकी बुक में हो या नोट्स में तो देख लेना कि एमपी एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पर काटता है। फिर से सुनो, एमपी, ये एमपी बेटा, ये एमपी एपी को, क्योंकि ये एपी तो बेचारा, ये तो सीधा बेचारा ऐसे था, तो ये जो एमपी एपी को काटता है, एपी को काटता है उसके मैक्सिमम पॉइंट पर काटता है। मैक्सिमम का मतलब जहां पर एपी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर, क्योंकि इसके बाद एक हट रहा है। तो फिर से समझो कि एमपी एमपी ये एमपी, ये एमपी एपी को इसको इसके मैक्सिमम पॉइंट पर काटता है। मैक्सिमम का मतलब जहां पर एपी मैक्सिमम होगा वहां पर काटेगा। ठीक है, तो हमने बेटा एमपी और एपी के बीच में रिलेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, देखिए ये इस तरह से करके चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन आपके दिमाग में हो, आपको लगता हो, क्योंकि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, जितना भी 18 साल का तजुर्बा मेरे पास है, जितना भी है, तो मैं अपने हिसाब से आपको कोशिश कर रहा हूँ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि संपूर्ण कोई नहीं होता, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, संसाधन हमारे पास यही है जो है, ये टेबल, ये सॉरी, ये बोर्ड है, मार्कर हैं। तो डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, हम आपको पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा तो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो बाकी अगर किसी भी तरह की कोई अगर कमी आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स पे करें, या कोई कंसेप्ट आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई वैसे भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप मेरा पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, आज का कंसेप्ट यहीं पर समाप्त हुआ। इस तरह से बेटा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। टीपी एमपी में रिलेशन हो गया, एमपी एपी में रिलेशन हो गया, हो गया। रीजंस नहीं बताए मैंने, मतलब छोड़ दे। अब नेशनल इनकम के बारे में बात